मोहब्बत है। हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ आपकी पसंदीदा कहानी हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 5। सुबह के 9 बज रहे थे। एक बड़ी सी आलीशान गाड़ी आकर व्यास हाउस के सामने रुकी। रघु इस वक्त लॉन में लगे पौधों में पानी दे रहा था। गाड़ी को देखकर वह मेन गेट की तरफ आया और दरवाजा खोल दिया। गाड़ी अंदर चली आई। सौंदर्या गाड़ी से नीचे उतरी। उसने एक बहुत ही महंगी और खूबसूरत साड़ी पहनी थी। वे कीमती गहनों से लदी थी और उनके हाथ में एक बहुत ही महंगा पर्स था। सौंदर्या ने एक नजर घर को देखा और ड्राइवर से कहा, तुम यहीं रुको, मैं व्यास फैमिली से मिलकर आती हूँ। जी मैडम, ड्राइवर ने कहा और गाड़ी को साइड में लगाकर बाहर आ गया। सौंदर्या घर की तरफ चली आई और ड्राइवर गाड़ी के पास खड़े होकर उनका इंतजार करने लगा। रघु ने देखा तो वह ड्राइवर की तरफ आया और गाड़ी के अंदर देखने लगा, पर अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। तो ड्राइवर ने कहा, ए क्या देख रहे हो? वो मैडम जी, मेरा दीदी की रिश्तेदार है ना? रघु ने पूछा। हाँ, अमर साहब की छोटी बहन है, ड्राइवर ने कहा। तो क्या मीरा दीदी उनके साथ नहीं आई है? रघु ने फिर पूछा। नहीं, ड्राइवर ने छोटा सा जवाब दिया। मीरा दीदी ठीक तो है ना? पता चला यहाँ से जाने के बाद वो बीमार है। सोमी जीजू और अर्जुन बाबू उससे मिलने गए थे, लेकिन पता चला उन्हें मिलने नहीं दिया। ऐसा क्यों? रघु ने धीमे स्वर में पूछा। वहां जाने की किसी को परमिशन नहीं है, अमर साहब ने मना किया है। और ड्राइवर ने इतना ही कहा कि तभी सौंदर्या की कड़कदार आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, ए यहां खड़े होकर क्या बकवास कर रहे हो तुम? कितनी बार कहा है तुमसे अनजान लोगों से घर की बातें मत किया करो। चलो जाओ यहां से, और जब हम बुलाएं तब आना। रघु इस घर में पिछले कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन इस घर के लोगों ने आज तक उसे पराया नहीं समझा। सौंदर्या बुआ का यूं अनजान कहना रघु भैया को अच्छा नहीं लगा। वे उनके पास आए और कहा, मेम साहब, इस घर में रहने वाले सब लोग हमें इस घर का सदस्य मानते हैं, फिर आपने हमें अनजान क्यों कहा? रघु की बातें सुनकर भुआ की त्योरियां चढ़ गई और उन्होंने बड़े ही घमंड भरे स्वर में कहा, इस घर के लोगों को तो आदत है राह चलते लोगों को भी मुंह लगाने की। इस घर के लोगों के घर के नौकर को अपने सर पर बैठाते होंगे, मैं नहीं। और हाँ, आगे से याद रहे, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सौंदर्या सिंह परिहार से सवाल करो। रघु ने सुना तो सौंदर्या को देखता ही रह गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। सौंदर्या वहां से चली गई और रघु भी वापस अपने काम की तरफ चला आया। सौंदर्या का ये बदला रूप देखकर रघु को भी अजीब लग रहा था। वह मन ही मन भगवान से मीरा को जल्दी से इस घर में वापस भेजने की प्रार्थना करने लगा। सौंदर्या बुआ अंदर आई। हॉल में विजय जी और दादू बैठकर सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। नीता और तनु किचन में थी। राधा घर के मंदिर के सामने खड़ी भगवान से सब सही करने की प्रार्थना कर रही थी। काव्या और चीकू नाश्ता कर रहे थे। वो दोनों स्कूल ड्रेस में थे और उनकी स्कूल बस थोड़ी देर में आने वाली थी। सौंदर्या जी को देखकर विजय ने अखबार रखा और उठते हुए कहा, नमस्ते, आप सुबह सुबह यहाँ, सब खैरियत तो है? विजय जी की आवाज सुनकर राधा ने पलटकर देखा। सौंदर्या को वहां देखकर आज पहली बार राधा का मन बेचैनी से घिर गया। वे हॉल की तरफ चली आई। दादू ने भी अखबार समेट कर रख दिया और उठ खड़े हुए। हालांकि दादू को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इस घर के संस्कार ही इस घर के लोगों को सबसे अलग बनाते थे। सौंदर्या बुआ मुस्कुराई और हाथ जोड़ते हुए कहा, जी नमस्ते। अब आप लोगों तो अपनी प्यारी बहू की खैर खबर लेने नहीं आए, इसलिए मुझे आना पड़ा। सौंदर्या की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरे से हंसी और खुशी दोनों गायब थी। तनु और नीता भी किचन से बाहर चली आई।
सबको खामोश देखकर सौंदर्या ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। आप बताइए विजय जी कि इस घर में बिना बुलाए नहीं आ सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप बिल्कुल आ सकती हैं। ये घर भी आपका अपना है बेटा। विजय जी के कहने से पहले दादू ने कहा, हाँ पापा ने ठीक कहा, आइए बैठिए। इस बार विजय जी ने कहा तो सौंदर्या हॉल में पड़े सिंगल सोफे पर आकर बैठ गई। नीता पानी का ग्लास लेकर आई, लेकिन सौंदर्या ने हाथ आगे कर मना करते हुए कहा, हमारे यहाँ बेटियों के ससुराल में पानी भी नहीं पिया जाता। राधा और नीता को सौंदर्या का यह व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उस वक्त दोनों खामोश रहे। राधा को खड़े देखकर दादू ने कहा, राधा बेटा तुम क्यों खड़ी हो, आओ बैठो। दादू के कहने पर राधा खाली पड़े सोफे पर आ बैठी। किसी अनहोनी के डर से वे अपने हाथ में पकड़े साड़ी के पल्लू को बार बार अपने सीने से लगा रही थी। सौंदर्या ने देखा राधा इस वक्त बिल्कुल साधारण साड़ी में थी और ना ही कोई साफ श्रृंगार किया हुआ था। सौंदर्या कुछ कहती इससे पहले ही राधा ने कहा, मीरा कैसी है, वो ठीक है ना सौंदर्या। सौंदर्या बुआ को राधा का यूं सीधे सीधे सौंदर्या कहकर बुलाना न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। इंदौर आने के बाद से ही उनका रुतबा बदल चुका था और अब वह खुद को थोड़ा बढ़कर समझने लगी थी, इसलिए हर किसी से वे बहुत ज्यादा सम्मान की उम्मीद रखती थी। नहीं, वो अभी ठीक नहीं है, दामाजी ने उसे ठीक रहने ही कहा दिया। सौंदर्या ने कठोर भाव से कहा, ये क्या कह रही हैं आप? अक्षत ने क्या किया? क्या उसने समधी जी के घर जाकर कुछ बदतमीजी की? आप मुझे बताइए, मैं अभी उससे बात करता हूं। अक्षत, अक्षत! विजय जी ने थोड़ा गुस्से से कहा और अक्षत को आवाज दी। रहने दीजिए विजय जी, दामाद जी को भी आप मत बुलाइए। मैं चाहती हूँ ये सब बातें हम बड़ों के बीच ही हो। सौंदर्या ने कहा, देखिए अक्षत की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अगर उसने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो बच्चा समझकर भूल जाइए। उसका गुस्सा बहुत तेज है और उसके गुस्से के कारण ही तो आज ये सब बिखरा हुआ है। विजय जी ने कहा, अरे नहीं नहीं समधी जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मैं इन सब बातों से अनजान थोड़ी हूँ। मैं जानती हूँ दामाद जी काफी गुस्से वाले हैं। एक बार उन्हें गुस्सा आए तो फिर वे किसी की नहीं सुनते। सौंदर्या ने कहा, सौंदर्या मुझे बताओ मीरा कैसी है? मुझे उसकी बहुत परवाह हो रही है। तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? राधा ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, मीरा की तबीयत खराब है। अमायरा के जाने के बाद वो सदमे में ठीक से उबर भी नहीं पाई थी कि दामाजी ने उसे दूसरा दर्द दे दिया। सौंदर्या ने पहलियां बुझाते हुए कहा, मैं समझी नहीं। राधा ने कहा, दामाजी मीरा से तलाक लेना चाहते हैं। सौंदर्या ने बिना किसी भाव के कहा तो राधा का हाथ अपने मुंह पर चला गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि अक्षत ने ऐसा कुछ चाहा है। वो अक्षत जो अपनी मीरा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो उसे छोड़ने का ख्याल भी मन में कैसे ला सकता है? ये आप क्या कह रही हैं? अक्षत तलाक चाहता है, वो भी मीरा से? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मीरा ने ही कल सुबह तलाक के कागज घर भेजे थे। उन्हें पढ़कर ही तो अक्षत गुस्से में अमर जी के घर गया था। वहां क्या हुआ ये हम में से कोई नहीं जानता। इस बार दादू ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। विजय जी के मुंह से कोई शब्द नहीं फूटे। उनका दिल तो बैठा जा रहा था। मीरा ने कागज भेजे? क्या मजाक है। वो इतनी कमजोर है कि खुद उठकर अपने लिए एक गिलास पानी नहीं ले सकती। वो लड़की अपने तलाक के कागज यहाँ भेजेगी? जो मीरा ने दामाद जी से शादी करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, वो अपने ही तलाक के कागज खुद भेजेगी? मैं नहीं मानती, मैं मान ही नहीं सकती। ये सब बकवास है। सौंदर्या ने अपने हाथों को हवा में नचाते हुए कहा। सौंदर्या की बातें सुनकर दादू, विजय जी और राधा तीनों हैरान थे। नीता और तनु किचन के पास खड़ी सब सुन रही थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पापा, क्या आप तैयार हैं?
हमें आज अमर अंकल के घर चलना था ना, उनसे मिलने। ओह नमस्ते, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अर्जुन ने हॉल में आते हुए विजय जी से कहा, लेकिन जब सोफे पर बैठी सौंदर्या को देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने उन्हें भी नमस्ते कह दिया और एक बार फिर विजय जी की तरफ देखकर उनसे कहा, आप चल रहे हैं ना? उसकी जरूरत नहीं है, भाई साहब अभी शहर से बाहर गए हुए हैं, उनसे मिलना नहीं हो पाएगा, सौंदर्या ने कहा। उनसे मिलने के लिए हमें आपके परमिशन की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने पलटकर थोड़ा गुस्से से कहा। अर्जुन, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? अभी के अभी माफी मांगो इनसे, अर्जुन की बदतमीजी देखकर विजय जी ने कहा। अपने पापा की बात का मान रखते हुए अर्जुन ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, अब जाओ यहां से। अर्जुन की माफी मांगने के बाद विजय जी ने फिर गुस्से से कहा, लेकिन पापा, अर्जुन ने कहा, मैंने कहा ना जाओ यहां से, विजय जी ने थोड़ा गुस्से में कहा तो अर्जुन वहां से चला गया। विजय जी को गुस्से में देखकर नीता किचन में चली गई और तनु दोनों बच्चों का बैग उठाए उन्हें छोड़ने बाहर चली आई। अरे अर्जुन, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? सोमी जीजू ने अर्जुन को रोककर कहा। वो यहाँ क्यों आई है? अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? सोमी जीजू ने पूछा। वो मीरा की बुआ, वो यहाँ क्यों आई है? आप जानते हो ना, उस दिन यही थी जिन्होंने हमें मीरा से मिलने नहीं दिया था, और अब ये यहाँ बैठकर पापा से न जाने क्या क्या कह रही है। अर्जुन ने गुस्से से दबी आवाज में कहा। मुझे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है अर्जुन। कल रात में मीरा के घर गया था, घर में गार्ड्स पहरा दे रहे थे। आखिर अमर अंकल ने अपने ही घर में मीरा को कैद क्यों किया है? ना वो उससे किसी से मिलने दे रहे हैं, ना ही किसी को घर के अंदर जाने दे रहे हैं। मुझे तो ये सब अक्षत और मीरा के खिलाफ किसी की सोची समझी साजिश लगती है। सोमी जीजू ने हॉल में बैठी सौंदर्या बुआ की तरफ देखकर कहा। क्या कल रात आप मीरा के घर गए थे? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हाँ अर्जुन, मुझसे रहा नहीं गया। मैं एक बार मीरा से मिलना चाहता था ताकि उसे बता सकूं कि जो हो रहा है उसमें आशु की कोई गलती नहीं है, सोमी जीजू ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है जीजू। आखिर ये सब लोग अक्षत मीरा के पीछे क्यों पड़े हैं? उन्हें चैन से जीने क्यों नहीं देते? अर्जुन ने दर्द भरे स्वर में कहा तो सोमी जीजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब हैं ना अक्षत मीरा के साथ। हम उन्हें ऐसे अलग होने नहीं देंगे, और ऐसे लोगों की वजह से तो हरगिज नहीं। कहते हुए सोमी जीजू हॉल में बैठी सौंदर्या बुआ को देखने लगी और फिर अर्जुन को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। विजय जी और राधा दिल थामे सौंदर्या की बातें सुन रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में विजय जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं आज ही अपनी बहू को लेने अमर जी के घर जा रहा हूँ। मीरा इस घर की बहू है, अक्षत की पत्नी है। हाँ, ये सही कह रहे हैं सौंदर्या। मीरा यहाँ आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आशु और उसके बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तलाक तो दूर की बात, ये दोनों एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं उसे मना कर लाऊंगी। उसने मुझे माँ कहा है ना, वो अपनी माँ को कभी मना नहीं करेगी। सौंदर्या की तरफ देखकर राधा ने कहा। सौंदर्या ने सुना तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और वह मुंह लटकाकर बैठ गई। उसे ऐसे देखकर विजय जी ने कहा, क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? क्या आप नहीं चाहती मीरा इस घर में रहे? अब मैं आपसे क्या कहूं? मीरा को इस घर में आने से किसी ने नहीं रोका। भाई साहब तो खुद चाहते थे कि मीरा यहाँ वापस आ जाए और आप लोगों के साथ रहकर अपनी गृहस्थी संभाले, लेकिन कहते कहते सौंदर्या ने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या सौंदर्या? राधा ने बेचैनी भरे स्वर में पूछा। मीरा खुद अब यहाँ नहीं आना चाहती। दामाद जी ने जो किया उसके बाद मीरा टूट सी गई है। उसने एक अजीब जिद पकड़ ली है
कि व्यास फैमिली में फिर से नहीं आएगी। और तो और मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो अब आप सबसे नफरत करने लगी है, सौंदर्या ने कहा। राधा ने सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। विजय जी और दादू भी हैरान थे कि आखिर मीरा ने ऐसा क्यों कहा होगा। नहीं, मीरा ऐसा नहीं कह सकती। सावित्री ने भले उसे जन्म दिया हो, लेकिन शादी के बाद उसे संस्कार मैंने दिए हैं। मेरी मीरा इतना कठोर नहीं हो सकती। वो इस घर के लोगों से नफरत नहीं कर सकती। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानती इसे, राधा ने रोते हुए कहा और वहां से चली गई। तो दोस्तों, ये थी आपकी पसंदीदा कहानी हाँ ये मोहब्बत है। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ। बाय बाय।